नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मौर्य काल के बारे में है। ये इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे पहले देख लीजिए, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि कौन कौन से मौर्य काल में राजा आए। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, उसके बाद बिंदुसार और लास्ट में अशोक आते हैं। तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था और इस काल में किस तरीके से कला का प्रचलन था उसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। तो इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो अशोक के शिलालेखों से मिलती है और अर्थशास्त्र से भी मिलती है, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन जो था वो केंद्रीकृत था, यानी कि केंद्र से प्रशासन हुआ करता था और 5 प्रांतों में प्रशासन के एरिया को बांटा गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले गंधार वाला एरिया को बांटा गया था, उसके पहले दक्षिण वाला एरिया, फिर उसके अवंती वाला और पूर्वी क्षेत्र और ये कलिंग वाला क्षेत्र। इन प्रशासनिक एरियो में पूरे भारत को बांटा गया था और जो राजा फैसला लेता था वही इनको मानना पड़ता था। अब हम राज्य के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 2 ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने राज व्यवस्था का सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि राजा कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस। तो द प्रिंस में उन्होंने बताया था कि राजा को किसी भी तरीके से कोई भी दया नहीं दिखानी चाहिए, उसे अपना पूरा एरिया कवर करना चाहिए, चाहे वो जनता से कितना भी टैक्स ले, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे नैतिकता नहीं दिखानी है, बस अपने राज्य को फैलाना है। तो इसका ये सिद्धांत था। पर कौटिल्य जो थे उनका ये मानना था कि राजा जो होना चाहिए वो नैतिक मूल्य के अनुसार उसे प्रशासन करना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा था कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो कौटिल्य का मानना था कि जिस तरीके से राजा अपने प्रजा को पुत्र की तरह रखेगा तो प्रजा भी उसका पूरा साथ देगी और अच्छे से वो प्रशासन चला सकता था। तो ये दोनों का सिद्धांत था कि राजा किस तरीके से होना चाहिए। एक ने कहा कि राजा बिल्कुल पावरफुल होना चाहिए, उसके पास पूरी पावर होनी चाहिए और उसका जो कार्य होना चाहिए वो एरिया को अपना फैलाना होना चाहिए। तो कौटिल्य ने जो कहा वो कहा कि राजा को नैतिक मूल्य अपनाने चाहिए। तो ये राज्यसभा सिद्धांत इन्होंने दिया कि राजा एक कैसा होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि कई प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कई सारे विभाग बनाए गए थे। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई। तो उसी तरीके से 18 भागों में बांटा गया था, एक मंत्रिमंडल बनाया गया था और इस विभाग को तीर्थ कहा जाता था। जिस तरीके से आज हम विभाग देखते हैं, वित्त विभाग देखते हैं, तो उस समय इसको तीर्थ कहते थे। और मंत्री जो होते थे उन्हें अमात्य कहा जाता था, यानी कि जो राज्यसभा विभाग संभालता था उसे अमात्य कहते थे, यानी कि उसका मंत्री जो है उसे अमात्य कहते थे। और जो विचारक जो थे वो सलाहकार होते थे, जैसे ये राजा को सलाह देते थे कि किस तरीके से कार्य करना है। यानी कि 18 तीर्थ में जो विभाग बनाए गए थे उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन कई पूछा जाता है। तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा। जैसे मंत्री और पुरोहित को धर्माधिकारी कहा जाता था और समाहर्ता जो था वो राजस्व विभाग का प्रधान हुआ करता था। सन्निधाता राजकीय कोषाधिकार, यानी कि जो राजस्व इकट्ठा होता था उसके बारे में जानकारी रखता था। सेनापति जो होता था वो युद्ध विभाग का अधिकारी होता था। युवराज जो होता था वो उत्तराधिकारी होता था। और प्रतिष्ठा यानी कि फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। न्यायिक जो होता था वो सेना का संचालक होता था। और शीताध्यक्ष जो होता था वो राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। जितनी भी कृषि होती थी राज्य में उसका वो अध्यक्ष होता था। मौर्य काल में सेना को कई टुकड़ों में बांटा गया था, यानी कि 3 प्रकार की सेना का यहाँ पे व्यवस्था थी। यानी कि पैदल सैनिक जो पैदल चलते थे, घुड़सवार जो घोड़े पर युद्ध करते थे, जो हाथी और युद्ध रथ जो रथ पर सैनिक आते थे। तो ये 3 प्रकार के सैनिक वहां पर हुआ करते थे। और यहाँ पे गुप्तचर प्रणाली भी बहुत प्रचलन में थी। तो 2 प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे। एक थे संस्था जो एक स्थान पर रहते थे, यानी कि
लोगों के बीच रहते थे और भेष बदल कर रहते थे और वहां की जानकारी राजा को देते थे। तो दूसरी संस्था थी संचार, यानी कि ये घूम घूम कर जानकारी देते थे, यानी कि दूसरे साम्राज्य में चले जाते थे और वहां पे जो राजा के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जाता था वो आके राजा को बता देते थे। तो दो प्रकार की यहाँ पे गुप्तचर प्रणाली संचालन की जाती थी। मौर्य काल में केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर तक दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए न्यायालय बनाए गए थे। तो जो न्यायालय बनाए गए थे, जो कोर्ट होते थे, उनका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो राजा ही होता था, यानी कि राजा जो निर्णय लेगा वही फाइनल होगा। अर्थशास्त्र में दो तरह के कोर्ट का वर्णन मिलता है, यानी कि न्यायालयों का वर्णन मिलता है। यानी कि जो दीवानी मामले होते थे, विवाह संबंधी हो गए, उनका निपटारा किया करते थे, और एक थे कंटक शोधक, यानी कि जो फौजदारी मामले होते थे, यानी कि हत्या होगी, मारपीट होगी, तो वो इन मामलों को देखते थे। तो दो तरह के न्यायालयों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। प्रांतीय प्रशासन का मुखिया जो होता था वो राज परिवार का सदस्य होता था, यानी कि जो प्रांत बनाए गए थे, अलग अलग प्रांतों में राज्य चलता था, तो वहां पर जो प्रांतपति होता था उसे गवर्नर भी कहते थे और वायसराय भी कहते थे, यानी कि जिस एरिया में जो लोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वही उस एरिया पर राज करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था चलती थी। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहते थे, यानी कि जो गांव के मुखिया होते थे उन्हें ग्रामिक कहा जाता था, और ग्राम की अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, यानी कि जो ग्राम स्तर पे जो शक्तिशाली लोग हुआ करते थे वही गांव में जो मामले होते थे उनका निपटारा करते थे। राजुक जो था वो भूमि की पैमाइश करता था, यानी कि भूमि को नापता था कि कितनी यहाँ पे भूमि है। मौर्य युग में सामान्य जनता की भाषा जो हुआ करती थी वो पाली हुआ करती थी, इसीलिए महात्मा बुद्ध ने भी अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, यानी कि आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी, और संस्कृत जो थी वो उच्च वर्ग के लोग बोला करते थे। अब आते हैं हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर। तो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर ही आधारित थी, और यहाँ पे दो प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। एक था राजकीय भूमि जो राजा के पास हुआ करती थी, और एक थी निजी भूमि जो आम लोगों के पास हुआ करती थी। यहाँ पर टैक्स की व्यवस्था बनाई गई थी जिसे बलि कहा जाता था, और पूरे जो एरिया में जो उत्पादन हुआ करता था उसका 1/6 ये अपने पास रखते थे, यानी कि ये राजा के पास जाता था, ये इससे ही वो अपनी व्यवस्था चलाते थे, इन टैक्स थे। जब आपातकाल आता था तो 1/4 भी कर दिया जाता था, ये अशोक ने किया था। उद्योगों के लिए एक अलग से शब्द उपयोग किया जाता था, श्रेणी, यानी कि कई सारे उद्योग थे। जैसे श्रेणी जो था उसे शिल्पियों का संगठन कहा जाता था, जो शिल्पकार होते हैं उनका संगठन जो होता था उसे श्रेणी कहा जाता था। निगम जो होता था वो देनदारों का संगठन होता था, जैसे महाजन हो गए जो लोन दिया करते थे, जो पैसा दिया करते थे उधार पे और उससे ब्याज लिया करते थे, तो उनका जो एक संगठन था उसे निगम कहा जाता था। एक थे सार्थवाह, यानी कि अनाज से संबंधित, जो अनाज का इकट्ठा करते थे, अनाज को इकट्ठा करते थे, उसे सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनके जो संबंध थे सीरिया और मिस्र देशों से काफी अच्छे थे, इसीलिए बिंदुसार जो थे उन्होंने सीरिया से मदिरा मंगाई थी, सूखे अंजीर मंगाए थे और दार्शनिक मंगाए थे। तो दार्शनिक देने के लिए सीरिया के राजा ने इन्हें मना कर दिया था। तो इनके व्यापार जो होते थे वो बाहर के देशों से भी अच्छे थे। मौर्य काल में सिक्कों का प्रचलन हो चुका था, यानी कि सोने और चांदी के सिक्के यहाँ पर चल पड़े थे, पर सबसे जो प्रधान सिक्का हुआ करता था जिसका ज्यादा उपयोग किया जाता था तो वो था पण, यानी कि पण सिक्के का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था, जिसे रूप्यक भी कहते थे। मुद्राओं को प्रशिक्षण करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, उसे रूपदर्शक कहा जाता था, यानी कि ये देखता था कि ये मुद्रा असली है या नकली है। मौर्य काल का समाज, तो इस समाज के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है, और अशोक के अभिलेखों से भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। बौद्ध और यूनानी साहित्य जो थे, जो इन्होंने लिखे थे, उनसे हमें एक जानकारी मिलती है कि इस समय में सती प्रथा प्रचलन में थी, यानी कि इस समय सती की जाती थी। औरतें जब उनका पति मर जाता था तो उनके साथ ही उनको जला दिया जाता था, तो सती प्रथा यहाँ पे प्रचलन में थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है,
यानी कि 9 तरह के दास हुआ करते थे इस मौर्य समाज में। बौद्ध धर्म को अशोक ने अपने शासन काल में राजकीय संरक्षण दिया, यानी कि अशोक ने इसे अपना राज्य धर्म अपनाया। यानी कि बुद्ध का प्रचार करने के लिए अशोक ने कई सारे देशों में अपने लोग भेजे ताकि वो बुद्ध का प्रचार कर सके। तो अशोक जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा बुद्ध धर्म को फैलाया था। मौर्य काल की कला जो थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक जो थी वो राजकीय कला थी, जिसे हम दरबारी कला भी कह सकते हैं, और दूसरी जो थी लोक कला, यानी कि आम जनता की जो कला होती थी उसे लोक कला कहते हैं। मौर्य काल में सबसे ज्यादा जो प्रचलन में था वो एक पत्थर से स्तंभ बना दिए जाते थे, यानी कि एक पत्थर को ही काट कर उसमें स्तंभ बना दिया जाता था। तो ये बलुआ पत्थर से भी बनाए जाते थे। उसके अलावा सारनाथ स्तंभ ये प्रचलन में था। स्तूप बनाए जाते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चैत्य हैं। चैत्य उस जगह को कहते हैं जहां पर पूजा की जाती है, यानी कि जब बौद्ध धर्म प्रचलन में था यहाँ पर, तो जहां पर बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे तो वहां पर जो पूजा गृह होता था उसे चैत्य कहते थे। और एक और शब्द आता था बिहार। बिहार उसे कहते थे जहां पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, तो उसे बिहार कहा जाता था। गुफा निर्माण यहाँ पे किया गया था। चट्टानों को काटकर कई सारी ऐसे गुफाएं बनाई गई थी। ये आप देख सकते हैं कि अशोक स्तंभ, यानी कि इसमें 4 दिशा में शेर बनाए गए हैं। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ आगे से देखने पर ये 3 शेर ही दिखाई देते हैं, पर ये 4 शेर हैं, और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अशोक चक्कर ये है जो हमारे इंडियन फ्लैग में जो बीच का चक्कर लगा है वो यहीं से लिया गया है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। सांची का स्तूप, तो ये सांची का स्तूप जो बनाया गया था, जो मध्य प्रदेश में था, वो अशोक द्वारा ही बनाया गया था। मैंने आपको बुद्ध धर्म के लेक्चर में ये बताया था कि जो इनके शासन काल में, अशोक के शासन काल में जो एक भिक्षु थे मोगलीपुत्तिस, उनकी मृत्यु होती है, तो उन्हीं की याद में ये स्तूप बनाया जाता है अशोक के द्वारा, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक के टाइम में ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये लकड़ी की बनाई जाती थी, पर ये जब शुंग वंश आया, यानी कि अशोक के बाद का जो वंश आया, उन्होंने इस बाउंड्री को पत्थर का बनाया। तो इससे भी कई बार पूछा जाता है। शिलालेखों का निर्माण करवाया गया था, और शिलालेख इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो राजा का संदेश है वो प्रजा तक मिल सके। यानी कि इस पे पत्थर पे लिख दिया जाता था, और यहाँ से जो आदमी गुजरते थे वो इन्हें देखते थे, और उन्हें पता लग जाता था कि राजा हमसे क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पे बुद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए भी इन स्तंभों को लिखा जाता था। तो ये स्तंभ जो बनाए गए थे वो सबसे ज्यादा अशोक के काल में ही बनाए गए थे। और ये ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, देखिए खरोष्टी लिपि से कई बार क्वेश्चन बनता है कि ये कैसे लिखी जाती है। तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये हम ऐसे लिखेंगे इसे, यानी कि दाएं से चलेंगे और बाएं की तरफ इसे लिखेंगे। जबकि ब्राह्मणी लिपि जो थी वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, जैसे आम लिपियां लिखी जाती हैं। तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो अशोक के सबसे पहले जो शिलालेख पढ़े थे वो जेम्स प्रिशम नाम के एक व्यक्ति ने पढ़े थे 1837 में। तो इसे आप याद रखिए। कई बार क्वेश्चन बनता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिशम ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। तो इसे आप याद रखिए। तो शिलालेख इस तरीके से दिखाई देते थे। अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शिलालेख है वो यहाँ पर मैंने दिए हैं। आपको जब पीपीटी मिलेगी तो 14 शिलालेख यहाँ पे लिखे होंगे, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम शिलालेख में क्या लिखा गया था? तो किसी भी पशु का वध न करना, मनोरंजन पे व्यर्थ खर्च न करना, इसके बारे में आदेश लिखे गए थे प्रथम शिलालेख में। और तीसरा जो शिलालेख था उसमें जो अधिकारी होते थे उन्हें आदेश दिया जाता था कि वो हर 5 वर्ष के बाद अपने गांव में जाएंगे, अपने राज्य में जाएंगे और बुद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। तो इसके बारे में तीसरे शिलालेख में लिखा गया था। और 13वां जो शिलालेख था वो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है। तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ऐसा शिलालेख है जहां से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? तो 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी
मिलती है। अब हम देखते हैं कि इस मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो 237 से 236 ईसा पूर्व के बीच अशोक की मृत्यु हो जाती है और इनका जो मौर्य काल का सबसे अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसे इसके सेनापति ने मार दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने इसे मार दिया था और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खत्म हो गया, इसके पीछे एक कारण नहीं हो सकता। क्या पता उस समय आर्थिक व्यवस्था ऐसी बनी हो, सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनी हो, क्या राजा अच्छा ना हो, उसने प्रशासन अच्छे तरीके से नहीं किया हो, तो कई कारण इस साम्राज्य का खत्म होने के पीछे हो सकते हैं। पर इनका जो अंतिम राजा था वो था बृहद्रथ और इसे पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने मौर्य काल के प्रशासन के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा, इसकी कला के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।